चलिए बेटा, इस चैप्टर का अगला पार्ट देखते हैं। इस चैप्टर के अगले पार्ट में बेटा क्या हमारा किरचॉफ रूल। ठीक है बेटा, किरचॉफ रूल आपके दो हैं, आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। फर्स्ट रूल कौन सा है? केसीएल एंड सेकंड रूल इज केवीएल। इसको लूप रूल बोलते हैं, इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जंक्शन रूल है, ये लूप रूल है। ओके, अब जंक्शन रूल को भी मैं बताता हूँ, पहले लूप रूल समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको देखना है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट। इस सर्किट में अगर मैं आपसे देखूं लूप क्या होता है, एक कंप्लीट सर्किट क्या होता है? सिंगल लूप होता है। इसमें कितने लूप हो गए? दो। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। ओके, अब इसमें अगर बात करूं तो यहाँ इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल रहेगा और इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल रहेगा। अच्छा, पोटेंशियल इस पॉइंट का और इस पॉइंट का भी कुछ और रहेगा, V2 V3 मान लीजिए आप इसको। यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल तो है ही है, फिर यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल कुछ होगा। यहाँ का मान लिया हमने कितना है? V4, और V1 और V4 के बीच और पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है इस रेजिस्टेंस पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस ये सेल के बीच में तो EMF है ही है, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। यहाँ भी 5 मान सकते हैं। इनके बीच में भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसके बीच में, इनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, दैट मींस V2 माइनस V1 क्या होगा? ये डेल्टा V होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक सर्किट पूरी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या होता है? ग्रुप होता है। कौन कौन से पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं? एक आर पर कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप होता है? I into R। और एक सेल का कौन सा बना? E। अब लॉजिक क्या है आपको समझिए। आप इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा 10 वोल्ट होगा। तो आप इस पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट करेंगे और चलते चलते लौट के अगर फिर इसी पॉइंट पर आ गए, अच्छा पाथ डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता कि आप उसी पॉइंट पर वापस आए या नहीं। अगर इस पॉइंट से चलना हम स्टार्ट करते हो, घूमकर फिर से इसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, तो आपको मालूम है ये V1 था, लौट कर फिर V1 हो गया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है? 0। दिस इज योर किरचॉफ रूल। इस किरचॉफ रूल की अगर मैं बात करूं तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड रूल है ये। क्योंकि देखो वहां से यहां आने पर वर्क डन कितना रहेगा? 0, क्योंकि वो फिर से उसी पोटेंशियल पे आ गया जिस पोटेंशियल से वो चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये है। अब इस डेल्टा बी में आप सभी पोटेंशियल को ऐड कर लोगे। पोटेंशियल कौन कौन से? मैंने पहले बोला, एक IR और एक E। इनका कन्वेंशन होता है, ये कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ये भी कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है ये समझना है बस। रेजिस्टेंस के बारे में जैसे आप अगर किसी भी लूप को कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें राउंड लगाओगे, यहां से या तो इस टाइप से लगाओगे या यहां से इस टाइप से लगाओगे, या तो क्लॉकवाइज लगाइए या एंटी क्लॉकवाइज। मैटर नहीं करता आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए उस पॉइंट पर आए या नहीं। ठीक है, आप मानिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर पता आपको करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना? R1। तो यहाँ पे I1 R1 क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। और I1 R1 आप इधर से इधर ही तो जा रहे हैं और करंट इधर से इधर जा रहा है, तो आप इसको कैसा ले लेंगे? नेगेटिव। क्या सेंस आया? सेंस ये है कि अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे होंगे तो हमारा एक पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? नेगेटिव। और करंट की अगर डायरेक्शन में रन करेंगे, जैसे घूम के आप जब यहाँ आएंगे, ऐसे तो घूमेंगे आप, ऐसे तो घूम रहे हैं, जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको देखेगा करंट भी इधर ही है, रेजिस्टेंस इधर है। दूसरा I2 R2, यहाँ पर क्या होगा आपका? पोटेंशियल ड्रॉप। ये किसका होगा? प्लस का, क्योंकि हम भी इधर ही जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रहा है। तो ये IR का पॉजिटिव होगा सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव का होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, EMF का मैं आपको बहुत सिंपल रूल बता रहा हूँ। सीखने कई सारे तरीके, कोई भी कन्वेंशन आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये कन्वेंशन मुझे पर्सनली बहुत इजी लगता है। ये आप समझिए। इसके लिए क्या रखेंगे आप? अगर रन करते टाइम सेल की पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ती है, ठीक है, तो आप इस EMF को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। और रन करते टाइम अगर आपको सेल की नेगेटिव प्लेट पहले पड़ती है तो आप उस EMF को नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। सिंपल। तो दोनों के कन्वेंशन मैंने आपको बता दिए, सेल का भी बता दिया, EMF का भी बता दिया। सेल क्या? EMF मतलब रेजिस्टेंस का कब? जो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव और सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव। और EMF का क्या बताया मैंने आपको? अगर पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ती है तो आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव प्लेट पहले पड़ती है तो आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, अब इसके बाद देखते हैं पहला रूल। कौन सा? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है? सिंपल है। पहले तो आप जंक्शन समझिए, जहां पर एक से दो से ज्यादा वायर ज्वाइंट हो उसको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, जहां पर दो से ज्यादा वायर ज्वाइंट हो उसको कहते हैं जंक्शन। यहाँ इसको हम बोलेंगे जंक्शन। अच्छा, ये नहीं कि 3 ही ज्वाइंट होंगे, 3 से ज्यादा भी ज्वाइंट हो सकते हैं। ओके, अब जब यहाँ से यहाँ से चल रहा होगा करंट, यहाँ चल रहा है 2 एम्पियर, यहाँ चल रहा है 3 एम्पियर, तो करंट यहाँ कितना आएगा? तो जंक्शन रूल ये कहता है कि जितना करंट जंक्शन पे आता है
उतना ही करंट जंक्शन से जाता है। तो यहाँ करंट कितना जाएगा 5 एम्पीयर। इट इज योर जंक्शन रूल, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होता है क्या, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। 2 + 3 5 एम्पीयर, जितना आ रहा है उतना जाएगा। ये आपके क्या है किरचॉफ रूल। उम्मीद है किरचॉफ रूल आपके समझ आ गए होंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद का जो है आपका टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर भी आपसे पूछो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपका सीधा दिमाग लगाना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कुछ भी नहीं है, एक सर्किट है। कितने रेजिस्टेंस का 4 रेजिस्टेंस का, और सर्किट कैसा है कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ये है इस टाइप का, ठीक है। इसमें करते क्या, अभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, ये R3 है, ये R4, किसने कहा कॉम्प्लेक्स है नहीं, वजह ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आएगा, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अभी कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं है। सर्किट कॉम्प्लेक्स तब होता है जब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं एज अ ब्रिज ऐड कर देते हैं। जैसे ही ये अरेंजमेंट बनता है वैसे ही ये सर्किट तब हो जाता है। ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों भी सीरीज में नहीं तो पैरेलल में तो होंगे क्या। ओके, तो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, याद रखना, इसमें हम किरचॉफ रूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, और किरचॉफ रूल से इसको सॉल्व करके कंक्लूजन क्या आता है वो आप समझिए। अगर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस यानी दैट मींस R1/R2 ये इक्वल हो जाता है इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के रेशियो यानी R3/R2। क्या समझे आप, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस का रेशियो और ये वाले रेजिस्टेंस और ये रेशियो तो ऑटोमेटिकली ऊपर ही नीचे, रेशियो ऊपर ही नीचे, रेशियो बीच में इक्वल लगा देना सिंपल। अगर ये इक्वल आते हैं तो इसमें आने वाला करंट जो होता है वो 0 हो जाता है। ध्यान से, अगर ये रेशियो आपस में इक्वल होगा तो ये करंट का हो जाएगा 0, और अगर ये करंट 0 होगा तो आपको पता है ये ओपन सर्किट में इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसके इस पॉइंट इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो आप इनका रेशियो देख लेना। अगर रेशियो इक्वल हुआ तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ओपन सर्किट में जाएगा इसका होना ना होना क्या रहेगा बराबर, और आप इसको क्या करेंगे तुरंत रिमूव कर देंगे, और जैसे ही रिमूव होगा ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब इसमें करंट 0 होता है तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस्ड कंडीशन। और जब इसमें करंट नॉन जीरो होता है दैट मींस ये इक्वल नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई आपसे पूछे व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन क्या है तो आप क्या रखेंगे R1/R2 इक्वल हो जाएगा R3/R4 के। ये दे रखा होगा आइदर यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो रही होगी 0, दोनों किसी कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ठीक है बेटा। इसके अलावा हम अगर देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के कुछ और भी तरीके हैं। तो तरीके क्या हो समझिए, हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज को सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पर डायमीटर में लगा दो रेजिस्टेंस, तो ये बना दीजिए। ये भी क्या बन गया बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज का तरीका ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ जोड़ेगा, यहाँ कनेक्ट कर देगा, यहाँ जोड़ेगा, यहाँ कनेक्ट कर देगा। ये है क्या, ये है वही फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म है सब क्या सेम। तो आप इन तीनों में कंफ्यूज मत होना, ये तीनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद उम्मीद आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आपका आता है एक एप्लीकेशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। वो एप्लीकेशन आपको पता होगा, एप्लीकेशन क्या है, मीटर ब्रिज। क्या है, मीटर ब्रिज। अच्छा, मीटर ब्रिज क्या है, एक वुडन स्लैब होता है, इस पर 1 मीटर लंबा क्या होता है वायर। इस वायर की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, कितनी है, और 100 सेंटीमीटर साथ यहाँ पर क्या लगी होती है, इसके लिए ये पता करने के लिए कि वायर कितना सेंटीमीटर लंबा है। इसके बाद यहाँ पर 2 एल स्ट्रिप होती हैं, ठीक है, 2 एल स्ट्रिप, देन एक बीच में एक सिंगल स्ट्रिप होती है। ये आपका क्या मीटर ब्रिज। इसका यूज कैसे करते हैं आप ये समझिए। आपको पहले मीटर ब्रिज से क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन बन सकता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, क्या वोल्ट मीटर, मीटर तो
मीटर ब्रिज। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस क्या, जिस अननोन रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस चाहिए उसको आप इन दोनों गैप में से किसी भी एक गैप में क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक्स, हमें पता नहीं तो मान लिया कितना है, एक्स। ओके, अब इस वाले गैप में एक ही चीज तो अननोन है, बाकी चीजें तो नोन बनानी पड़ेगी। इस वाले गैप में आप क्या करेंगे, एक लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। और रेजिस्टेंस बॉक्स को आप पता है यहां से एक अननोन नहीं, नोन रेजिस्टेंस आएगा आर। ओके, अब आपको मैंने पहले बोला ये किसकी तरह गिव करना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। अभी इसमें कितने रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और एक ये वायर भी तो है, ये वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा बेटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और ये वाला वायर ले जाकर इस वाले वायर से कर देंगे कनेक्ट। इससे क्या होगा बेटा, ध्यान समझिए, जैसे आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो आपको पता है ये वायर दो पार्ट में बट गया, एक इधर वाला वायर, एक इधर वाला वायर। इस वाले वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये रेजिस्टेंस एल है, ये लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, इसका कितना होगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो, और ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ जाता तो इसमें करंट कितना होना चाहिए, 0। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें करंट 0 है, इसका रेशियो आपस में कैसा होगा, बराबर। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इस वायर को, इस जॉकी को, जो कि आपको मालूम स्लाइड अपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, इस जॉकी को हम वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड, और वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे करंट कितना हो जाता है, 0। क्योंकि हमें मालूम है जैसे ही करंट 0 होगा आपको मालूम है दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जब करंट 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि आर अपॉन रो एल अपॉन ए, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा किसके, x अपॉन रो 100 माइनस एल अपॉन ए। ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R 100 माइनस एल अपॉन एल। ये आपके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। बेटा देखो बहुत इजी है, ये पूरी तरीके से क्या बन चुका है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो लग रहा है, क्या रेशियो आपस में इक्वल है, और रेशियो आपस में इक्वल कब होते हैं, जब करंट 0 होता है। करंट 0 के लिए हमने क्या ले रखा है, गैल्वेनोमीटर। ये बता देगा कि करंट 0 कब है, कब नहीं है। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या प्रिंसिपल होता है, क्या व्हीटस्टोन, सॉरी मीटर ब्रिज में कौन सा प्रिंसिपल होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, कुछ नहीं तो आपको ये बोर्ड याद रहना चाहिए, बोर्ड याद रहेगा तो भी आपके काफी क्वेश्चंस निपट जाएंगे। अगली चीज देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है आपका पोटेंशियोमीटर। क्या है, पोटेंशियोमीटर से पहले बेटा आप कुछ चीजें सीख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर एक सेल है एक सर्किट में 5 वोल्ट की और एक दूसरी सेल है उसी सर्किट में 5 वोल्ट की, तो बेटा इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कैसे, आप इसमें किरचॉफ लगा दीजिए ना, यहां से आप घूमेंगे, जैसे आप घूमेंगे इसका आएगा प्लस का 5 वोल्ट, पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ेगी, इसकी पहले नेगेटिव पड़ेगी, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 5 वोल्ट, कितना वोल्टेज हो जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, 0। और 0 होने का करंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो करंट 0 कब होता है एक सर्किट में, जब जितना वोल्टेज ऊपर हो उतना ही वोल्टेज अगर उसको और दे दिया जाए, वो भी कैसा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सेम चीज आपका, सेम प्रिंसिपल किसमें चलता है, पोटेंशियोमीटर में चलता है। कैसे चलता है जरा समझिए, एक वायर है, एक वायर होता है, इस वायर को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी बेटा अगर 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट तक की ही मेजरमेंट दे पाएगा ये। अच्छा, जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, ठीक है, कि ये क्या है, पोटेंशियोमीटर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा या फिर ईएमएफ मेजर करेगा, ठीक है। अब आपको मैं क्या बताऊं, अब जैसे यहाँ पे ये पोटेंशियल भी है, जब मान लीजिए 100 वोल्ट है, कितना वोल्ट का है, तरीका क्या आपको समझिए। और ये वायर 50 सेंटीमीटर, कितना है, 1 2, अगर वायर अगर 50 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर के वायर के टुकड़े मान सकते हैं उसमें, बिल्कुल। कितने टुकड़े होंगे, 50, 1 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 इस तरीके से ना। तो 1 सेंटीमीटर कितने 50 पार्ट्स होंगे, और हर पार्ट का अपना कुछ एक रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो है क्या, मेनी रेजिस्टेंसेस, मेनी आर्स, कई सारे आर होंगे, और वो भी कैसे, इक्वल, ठीक। और वो सब किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में। अगर आप अपनी बात समझ पाते हैं तो आपको पोटेंशियोमीटर समझ
आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। कैसे? जैसे आपने 100 वोल्ट लगाया 50 सेंटीमीटर, तो हर एक सेंटीमीटर में कितना वोल्ट जाएगा? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ऐसे ही जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। तो हर एक सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, क्या मैंने आपसे बोला? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे एल लेंथ पर अगर v ड्रॉप हो रहा है तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? v अपॉन l, इसी को बोलते हैं k। और k क्या है हमारा? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो समझ आई होगी आपकी बात? ये क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर। इसका यूज क्यों हम करते हैं इसको यूज? क्योंकि अगर हमें यूनिट लेंथ का पता है तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, आप जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है? जैसे आपको एक सेल का ईएमएफ चाहिए, क्या चाहिए? एक सेल का ईएमएफ। तो आपको पता है ये पॉजिटिव है ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। ये वाला पार्ट क्या हो गया? नेगेटिव। तो हमने क्या किया? एक सेल लिया, इस सेल का आपको क्या चाहिए कि इसका ईएमएफ कितना है, तो हम इसके पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में जोड़ देंगे, ध्यान से समझिएगा। और इसका एक दूसरा साइड लेके इसमें गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी कंसीडर करेंगे और उसको हम पहले 1 सेंटीमीटर को कनेक्ट करेंगे। अब आपको क्या मालूम है? आपको ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर कितना वोल्ट दे रहा है? 2 वोल्ट। और अगर ये 2 वोल्ट दे रहा है तो आपको मालूम है ये दोनों पैरेलल में, तो ये 2 वोल्ट है तो इसको भी कितना मिल रहा होगा? 2 वोल्ट। अभी अपनी पढ़ाई की बात के अकॉर्डिंग अगर ये भी 2 वोल्ट की होती और ये 2 वोल्ट का है, करंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। तो करंट की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अगर ये भी 2 वोल्ट का है तो ये भी 2 वोल्ट का होता तो। ठीक है, अगर करंट 0 नहीं है, सिंपल सी बात है, ये किसी और पोटेंशियल का है और ये किसी और पोटेंशियल, तो 2 वोल्ट पे नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे? जॉकी को स्लाइड करेंगे, 2 सेंटीमीटर पे लेके आएंगे, फिर स्लाइड करेंगे, 3 सेंटीमीटर लेके आएंगे, फिर स्लाइड करेंगे। मान लीजिए जब आप 5 सेंटीमीटर पे लेके आए तो आपने क्या नोटिस किया? करंट कितना हो गया? करंट हो गया 0। क्या सेंस निकला? करंट 0 होने का तो हो गया इस 5 सेंटीमीटर के वायर में हर एक सेंटीमीटर कितना था? 2 वोल्ट। 5 सेंटीमीटर कितना होगा? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट यहाँ है, डेफिनेटली 10 वोल्ट क्या होगा? यहाँ होगा, सिंपल। क्योंकि करंट कब 0 होगा? तो जितना पोटेंशियल ऊपर होगा और जितना पोटेंशियल नीचे होगा तभी तो 0 होगा। इसका मतलब 10 वोल्ट और 10 वोल्ट 0 कर देंगे। हम ये मान लेंगे इस वायर पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप है भाई इसका हो जाएगा, और यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे किसकी? E। और E की मेजरमेंट क्या हो जाएगी? E इक्वल K इंटू L। अब K कितना था हमारा? 2, लेंथ नहीं है पाई वाली, कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। समझ में आई होगी आपको ये बात? हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, वायर के पोटेंशियल्स को मैच करके देखते हैं, किससे? अपने पोटेंशियल से। अच्छा, अगर आपको किसी वायर का K नहीं पता, क्या नहीं पता? K नहीं पता है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना आपको, मैं बात समझने की कोशिश करिएगा। तो हम क्या कर देते हैं? 2 सेल्स ले लेते हैं जिसमें एक नोन होती है, एक अननोन होती है। जैसे मान लिया एक सेल ये ले ली E1 और एक सेल ये ले ली E2। इसमें ये नोन मान लो, ये नोन है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? 2 वे की से गैल्वेनोमीटर लगा के दोनों को चेक करते हैं। अच्छा, दोनों चेक करके क्या मिलेगा? जैसे आपने पहले E1 को चेक किया तो आप इसमें लेके आओगे लेंथ, ये हमारी L1 लेंथ है, तो E1 कितना बन के आएगा? आपको मालूम है E1 आएगा K L। आप कहोगे देखो K याद हो गया, तो वो सबर करो, ठीक है। तो अब आप क्या कर दोगे? ज्वाइंट कर दोगे कौन सी? E2 के लिए ये लेंथ तो आनी नहीं, उसका पोटेंशियल अलग होगा। तो ये E2 आया कितने पर? L2 पर। कितने लेंथ पर है? L2 पर। तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा? K L2। भाई दोनों के लिए रहेगा कि, तो याद रखना K एक पोटेंशियोमीटर का कैरेक्टर होता है जो बैटरी और वायर की लेंथ डिसाइड करती है। कौन? बैटरी का पोटेंशियल और वायर का लेंथ डिसाइड करता है, ठीक है। और यहाँ से दोनों मिलेंगे, दोनों डिवाइड करो, तो E1 अपॉन E2 इक्वल हो जाएगा, K से K कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2। सिंपल। अब आप यहाँ से आपको पता है ना, आपको E1 पता है कि कितना है, E2 नहीं निकलेगा क्योंकि L1 और L2 आपको यहाँ निकल आया क्योंकि यहाँ पर लगी होती है एक स्केल। क्या लगी होती है बेटा? स्केल। और वो स्केल ये बता देती है वायर कितना लंबा है। कुल मिलाकर बेटा मैं आपसे कहूं तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल या ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कब? जब वो करंट की वैल्यू कितनी दिखा देता है? 0। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल वोल्टमीटर। क्यों कहते हैं इसको आइडियल वोल्टमीटर? क्योंकि ये तब मेजरमेंट देता है जब वो करंट ड्रॉ नहीं करता। आपको मालूम होगा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं, वजह ताकि करंट कैसे खींचे, ना के बराबर, या 0 कर दे तो ज्यादा बेटर, लेकिन वो 0 कर नहीं पाता। तो जब 0 नहीं कर पाता तो डेफिनेटली वो एक अच्छा वोल्टमीटर भी बेस्ट नहीं है। तो हमारा ये पोटेंशियोमीटर ऐसा आइडियल वोल्टमीटर है, क्योंकि जो हम वोल्टमीटर में चाहते हैं करंट ना ड्रॉ करे, करंट की वैल्यू 0 रहे, वो हमें यहाँ पर मिल जाती है।
समझ आ गई होगी आपकी ये बात। ये आपके थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कौन सा, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर में बेटा मैं आपको बता दूं, आपका फोर्थ चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पेपर आपका मॉडरेट आना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ। इतना टिपिकल नहीं आना चाहिए कि आप मतलब ज्यादा परेशानी करें, क्योंकि 2 पेपर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, वो 2 पेपर आपके ऑलरेडी टफ आ चुके हैं ना, हिंदी का, उसका, इंग्लिश का और मैथ्स का। ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन ठीक है, उतना इजी भी नहीं था जितना आप लोग सोच रहे थे कि मतलब सीबीएसई आपको इजी दे देगी, ठीक। तो मूविंग चार्ज एक तो ये पढ़ना है ना, और एक आपको पढ़ना है फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, ओके। सबसे पहले मूविंग चार्ज देखते हैं, या सबसे पहले हाँ मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए इस चीज की स्टार्टिंग किसने की थी? इस चीज की स्टार्टिंग की थी एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टेड। स्टार्टिंग यही से हुई थी। ऑस्टेड ने देखा कि जब एक वायर में करंट होता है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक बेसिक सा फंडा मैं आपको बता दूंगा, वो फंडा आप याद रखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता है ये उन्होंने नहीं बताया था। फिर पहली बात, कितना बनाता है ये उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बनाता है ये सबसे पहले किसने बताया था? ऑस्टेड। और आपको भी पता होना चाहिए, अगर कहीं करंट है तो करंट अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक। अच्छा एक चीज याद रखना, आई करंट सिर्फ बी बनाता है, लेकिन मूविंग चार्ज क्या बनाता है? बी बनाता है और ई भी बनाता है, बोथ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बनाएगा? बोथ बी एंड ई। और अगर केवल करंट है तो सिर्फ क्या बनाएगा? बी बनाएगा, ओके। तो आप ये बात रखेंगे। तो आप ऑस्टेड की बात से इतना तो समझ गए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होगा? चार्ज ही तो मूव कर रहा होगा। तो अगर एक वायर में करंट है तो वो अपने चारों तरफ में, यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो भाई एक साइंटिस्ट थे, एक बायोट, एक सेवर्ट, इनने मिलकर बताया कि जैसे ये वायर है, इस वायर का सबसे पहले तो आप एक एलिमेंट ले लीजिए जिससे हम कहेंगे आईडीएल, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। छोटा सा वायर ले लीजिए, इस वायर से आप देख लीजिए ये पॉइंट किधर है? इधर, ठीक। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। इसका करंट कितना चल रहा है? आई। और ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ? थीटा। तो यहाँ पर बन रहा है, इस छोटे से वायर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस म्यू नॉट को आप बिल्कुल परमिटिविटी की तरह समझेंगे। ये सपोर्टिंग और अपोजिंग होता है किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के। वो क्या था? सपोर्टिंग और अपोजिंग था किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ओके। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। कितनी होती है? 10 टू द पावर -7। और उसको हम कहते हैं क्या? परमिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो पूरा मैग्नेटिक कांस्टेंट हो गया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है। आई आपका जो वायर में करंट चल रहा है, डीएल इतना एलिमेंट आपने देखा, साइन थीटा किसका? डीएल का और आर के बीच का एंगल है। यानी कुल मिला के आप ये देखेंगे करंट ऐसा चल रहा है और मैं यहाँ पर पूछूं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पर आप एक डीएल लोगे, उस डीएल और इस आर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री होने का मतलब क्या होगा? साइन 0 0। यानी आप याद रखिएगा, अगर करंट कहीं भी चला है, जैसे करंट ऐसा चल रहा है, उस करंट की सीध में यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी? 0। समझ रहे हैं आप? यानी करंट की डायरेक्शन में उसी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0 है। और ये फॉर्मूला यूज किया था पहली बार किसने? बायोट और सेवर्ट ने। और इस फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिया किसका? एक सर्कुलर कंडक्टर का। उन्होंने कहा करंट चल रहा है आई, तो इसके सेंटर में क्या होगा? बी होगा। वो सेंटर भी उन्होंने निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कितना निकाला है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r निकाला है, ठीक है। और ऐसे उन्होंने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकाला, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पे। यहाँ कितना निकाला? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ध्यान से क्या मैंने आपसे बोला? अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पर v की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये वेक्टर है, यहाँ पर आपका r जाएगा, वेक्टर में जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। और यहाँ पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। सबसे इंपॉर्टेंट
मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी भी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की पास की तरफ होती है। तो बी की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की वजह से। तो करंट की वजह से जो बी की डायरेक्शन होती है, ध्यान समझ लेना, आप सिर्फ और सिर्फ एक रूल याद रखेंगे, क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या मैंने बोला आपसे, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको और रूल बताना नहीं चाहता। ठीक, राइट हैंड थंब रूल याद रखेंगे, इससे बहुत कुछ सॉल्व होने वाला है। ठीक है, किसी की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लगाइए। कैसे लगाएंगे आप, ये थंब को आप करंट की डायरेक्शन रखेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फिंगर के अकॉर्डिंग कर्व होंगी, इसी डायरेक्शन में कर्व होंगी। ओके, तो जैसे यहाँ पर ऐसा है, आपने यहाँ पे लगाया थंब, आपने ऐसे किया तो किधर जा रही है, अंदर। यहाँ पे मैग्नेटिक कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ। जैसे आपने यहाँ लगाया थंब, कहाँ जा रही है, अंदर। यहाँ मैग्नेटिक किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। यही अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो आपको पता है थंब ऐसा पड़ता, कहाँ था, उधर से जाता, उधर से बाहर आता, बाहर आता तो यहाँ किधर की तरफ होता, बाहर की तरफ। बाकी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां एंट्री लेती है तो वो साउथ होता है, तो साउथ में एंटर करती है और नॉर्थ से कहाँ आती है, बाहर आती है। तो आप ये याद रखेंगे, नॉर्थ से बाहर आती है लाइन और साउथ में एंट्री लेती है। तो अगर करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, मतलब ये क्या बन गया, नॉर्थ, और उधर साइड से निकलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, साउथ। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रूल। क्या कहते हैं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे। क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है कि करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, करंट अगर क्लॉकवाइज तो एंटी लेने का तो साउथ हो गया, साउथ का मतलब ये वाला स्पेस कैसा हो जाएगा, साउथ पोल। और फिर आप याद रखना, एस बना के देख लेना, एस कैसा, एस साउथ यानी क्लॉकवाइज ही घूमता है, तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, और एन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, क्लॉकवाइज घूम नहीं सकता। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल। इसमें एक सर्कुलर कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर का फिक्स हो गया, तो उससे r डिस्टेंस की दूरी पर कितना μ0I/2πr होता है। एक और है प्रिंसिपल, एक और मेजरमेंट की उन्होंने क्या, जैसे सर्कुलर लूप है, सेंटर पे तो आपको पता ही कितना होता है, 2 μ0I/2r होता ही है। लेकिन अगर हम इससे r डिस्टेंस हो गया और इसकी रेडियस कितनी है, a, तो ये 2a मान लो, ठीक है। r डिस्टेंस में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको भी, यहाँ पर इसका होता है कितना, μ0/4π 2IA/r3। क्या मैंने आपसे बोला, μ0/4π 2IA/r3। ये किसकी तरह है, अगर ये आपको पता तो ये कौन है, डाइपोल है। ऐसा डाइपोल क्यों है, क्योंकि इसका एक पोल साउथ है और एक पोल नॉर्थ है। ठीक, तो अगर ये डाइपोल है तो इसमें डाइपोल वाले सभी कैरेक्टर्स होने बहुत जरूरी है, ऑब्वियस सी बात होना जरूरी है। तो इसके पास एक डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। अगर डाइपोल मूवमेंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना, तो मैग्नेटिक आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल उसी की तरह है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, क्या, 1/4πε0 और 2p/r3। देखो मैच करिए इसको, 2 कांस्टेंट r3। तो बचा क्या, p। हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, I × क्या समझेंगे आप कि एक, सबसे पहले क्या समझना आपको, एक लूप होता है, लूप में करंट होगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके बात, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाता है, उसका एक फेस नॉर्थ हो जाता है, एक फेस क्या हो जाता है बेटा, साउथ हो जाता है। हो गया, ठीक। और एक फेस अगर नॉर्थ है, एक फेस अगर साउथ, तो वो डाइपोल बन गया। और अगर डाइपोल है तो उसका एक डाइपोल मूवमेंट होगा, और अगर उसका डाइपोल मूवमेंट है तो डाइपोल मूवमेंट कितना दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड आप याद रखेंगे, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड वही निकलता है जो डाइपोल की वजह से होता है, कांस्टेंट 2 डाइपोल मूवमेंट अपन r3। ओके, अब डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे है, यहाँ कितना है, I है, तो आप याद रखेंगे ये करंट करिंग लूप का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, I × a। अच्छा, इसमें एक टर्न है तो I है, अगर इसमें और टर्न होते तो ये हो जाता है NIA। तो आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझ गए। क्यों है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि एक सर्कुलर लूप डाइपोल होता है। क्यों डाइपोल होता है, क्योंकि उसमें 2 पोल्स होते हैं। समझ आई होगी आपको ये बात, ठीक है। तो ये आपका टोटल मिलाकर कुल मिला के क्या था, बायोट-सावर्त लॉ। कि बायोट-सावर्त लॉ क्या कहता है, डीएल की वजह से क्या निकलता है, v0/4π आइडियल sin θ/r²। ये बायोट-सावर्त कहता है। इसका यूज करके उसके सेंटर पे कितना निकला है, v0I/2a यानी 2r, तो रेडियस अगर r है तो 2r और ये है तो 2a, और एक स्ट्रेट कंडक्टर से r डिस्टेंस पे कितना निकला, μ0I/2πr, μ0I/2πr। ये कहा है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। और एक सर्कुलर लूप की एक्सियल पॉइंट पर, अब एक्सियल पॉइंट तो डाइपोल में ही आता है, ये भी तो एक डाइपोल ही है। एक्सियल पॉइंट पर वही होता है जो एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट है, v0/4π 2IA/r। क्योंकि आइए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न n हुए तो NIA हो जाएगा।
ओके, समझिए आप। ये आपका था बायोट-सावर्ट लॉ। अच्छा, बायोट-सावर्ट लॉ आप ध्यान से याद रखना, ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं क्या, ये सर्कुलर कंडक्टर है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना है V0I/2R। अगर ये हाफ सर्कल होता तो इतना होता ही नहीं, तो कितना होता, सिंपल है, आधा रह जाता। अच्छा, अगर ये 1/4 होता तो इतना होता, इतना होता ही नहीं, तो ये तो 1/4 हो जाता। अच्छा, अगर वो ये कह रहा है कि इतना है, सिर्फ 60 डिग्री होता, कितना डिग्री होता, केवल 60 डिग्री, तो क्या होता, तो आप दिमाग लगाएंगे, समझ रहे हैं, 60 डिग्री 360 का कितना टाइम्स होता है, 60 डिग्री 360 का 1/6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ V0I/2R। तो मतलब आप ये देखेंगे वायर पूरा सरकमफ्रेंस थी तो V0I/2R है, और अगर वो उससे कम हो जाती है प्रेशर, अगर किसी फ्रैक्शन में कम होती है तो वो कम होती ही चली जाएगी 1/2, 1/4 या 1/6 या 1/8, जो भी वो कर दे। आप क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेन आपका बेसमेंट टॉप ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये भी होता है कभी कभार क्या कि आपका सर्कुलर कंडक्टर भी दे देगा, स्ट्रेट कंडक्टर भी दे देगा, और मैग्नेटिक भी पूछेगा, तो आपको वही करना है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज ऐड करिए। क्या करेंगे, ऐड, और नेट निकालिए। क्या निकालिए, नेट। कैसे, जैसे वो कहेगा कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये कौन है यहाँ पर सर्कुलर कंडक्टर, तो यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से ऐसा अंदर की तरफ, और इसमें करंट अगर चल रहा होगा तो इसमें करंट की वजह से बाहर, इसमें भी अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। इसके मैग्नेटिक फील्ड अगर हम V1 माने, उसका मैग्नेटिक फील्ड V2 माने, तो इसमें से माइनस होगा, क्योंकि एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, तो कैसे निकलेगा नेट V1 - V2 करके। तो ध्यान से याद रखना कि आपको वेक्टर की डायरेक्शन के साथ माइनस या प्लस करना है, ओके। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है बायोट-सावर्ट लॉ, सॉरी एम्पियर्स सर्क्यूटल। अगला टॉपिक हमारा क्या बेटा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, आप ध्यान से समझिएगा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपका ये कहता है, अगर एक वायर है, याद रखना गॉस थ्योरम है, वही लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक सेम। लॉजिक कैसा सेम है आप ये समझिए। जैसे इनने क्या कहा था कि एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना था, बोले चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज। इनने सेम चीज की, इनने की एक बात हो, एक करंट कंडक्टर क्या बनाता है, मैग्नेटिक बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है, तो आप कहोगे करंट, अरे भाई करंट ही तो बना, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू खत्म। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड ये करंट केवल यही इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नहीं। आप कहोगे सर वायर है, वायर के चारों तरफ बनाएगा, तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना, तो हमने वायर के चारों तरफ एक लाइन खींच दी, और कितने पॉइंट हो गए, लाइन हमने खींची नहीं एक्चुअली, पॉइंट बनते चलेंगे, पॉइंट 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 पॉइंट, हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी 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 बी, टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड बना। ये जितनी भी लेंथ है इसका मल्टीप्लाई, जैसे मान लिया हमने इसका एक लेंथ ले लिया dl, क्या ले लिया इसका एक dl, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। और अगर टोटल चाहिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट, वो भी क्लोज, ये पूरा का पूरा ले लो। ये क्या बन गया, ये क्या है आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होना चाहिए, सिर्फ करंट के। क्यों होना चाहिए भाई, कौन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, करंट बना रहा है। करंट बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट के, क्योंकि वही बना रहा है। लेकिन आपको पता है वहां भी सीखा था, यहाँ भी सीखा था, एक चीज और डिपेंड करती कौन, मीडियम। चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम। यहाँ आ जाएगा क्या, म्यू नॉट, सिंपल खत्म। दिस इज योर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या, v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट I, और इसका क्लोज इंटीग्रल है। इसको आप क्या करेंगे, इसको सिंपली आप क्या, आपको पता है सिमेट्रिकल लूप है, इसको बोलते हैं एम्पीरियल लूप। क्या बोलते हैं इसको, एम्पीरियल लूप। ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होगा इसका एक पॉइंट, अगर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, हर पॉइंट का कितना होना चाहिए, b, तभी तो आप इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हो, सिंपल। फिर टोटल मैग्नेटिक, ये टोटल है, याद रखना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, I बनाता है। भाई I एक साइड बनाकर छोड़ छोड़ ना देगा, तो हमने चारों तरफ मैग्नेटिक बनाएगा। दिस इज योर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या समझा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसके एप्लीकेशंस हैं, और इसके एप्लीकेशंस में आपको बताऊं दो हैं, और दोनों ही सॉल्व है, बहुत बढ़िया है, और बार बार काम में आएंगे, ये भी मैटर करता है। इसका एप्लीकेशन है, आपको मैं बताऊं, सबसे पहले एक सॉलिनॉइड है, एक सॉलिनॉइड की कोर में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो ये हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से निकाला है, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। इस m के बारे में याद रखें, ये m क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे इसमें अगर टोटल लेंथ 100 है और ये 10 मीटर की क्या है,
है। तो इसमें क्या हो जाएंगे 10 टर्न्स पर मीटर, इसको बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये एक्चुअली ये बताता है कि टर्न्स कितने पास पास है। जैसे 100 टर्न्स है और 100 टर्न से 1 मीटर में है, इसका मतलब वो बहुत पास पास में है। और मैंने कहा 10 टर्न से 1 मीटर में, तो वो दूर दूर होंगे। सिंपल है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि टर्न्स पास है या दूर। मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी, इसी पर ही डिपेंड करता है कि टर्न्स पास पास है या टर्न्स दूर दूर है, ये मैटर करता है। ठीक है, इसके अंदर का मैग्नेटिक कितना था म्यू नॉट एन आई। सिंपल। अच्छा, म्यू नॉट एन आई का होता है कोर में हर जगह हुआ है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, हर जगह कितना होगा म्यू नॉट एन आई, एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बट किनारे पे जब पहुंचोगे तो यहाँ सीधा सीधा हो जाता है 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन आई, 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन आई। वजह बहुत सिंपल है ना बेटा। आप जो इस पॉइंट पे देख रहे होगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक बनाने वाले कौन है? दो लोग, एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा। इधर भी लूप है, इधर भी लूप है, ये भी बना रहा होगा, ये भी बना रहा होगा, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, तब बनना है म्यू नॉट एन आई। ये एक कितना बना रहा होगा हाफ म्यू नॉट एन आई, ये कितना बना रहा होगा हाफ म्यू नॉट एन आई, और दोनों लोग हाफ हाफ करके कितना बन रहा होगा म्यू नॉट एन आई। लेकिन यहाँ बताइए, यहाँ किधर है? इधर तो है क्या? इधर है? नहीं है। ये कितना बना रहा होगा? केवल हाफ म्यू नॉट एन आई। सेम यहाँ पर इधर है, हाँ है, इधर है, नहीं है, कितना बना होगा हाफ म्यू नॉट एन आई। तो क्या समझे आप, सोलेनॉइड के कोर में कितना होता है म्यू नॉट एन आई, बट किनारों पे कितना होता है हाफ म्यू नॉट एन आई। क्यों होता है बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा एक आपकी सोलेनॉइड होती है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर सोलेनॉइड। वो सर्कुलर सोलेनॉइड कैसी होती है जरा समझिए। वो सर्कुलर सोलेनॉइड होती है ये ऐसी। सर्कुलर सोलेनॉइड को हम कहते हैं क्या? टॉरॉइड। क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ऐसे ही वहां पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यहाँ पर कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन अगर कोर की बात करें तो कोर तो है तो सोलेनॉइड ही बेटा, तो कोर में उतना ही होगा कितना म्यू नॉट एन आई। करते करते ये मत भूल जाना हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर किसकी बात बता रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ दिस टॉरॉइड। ओके, अब म्यू नॉट एन आई करंट इसके बीच का है। तो अब आपको सर कॉर्नर्स पे, इसके कॉर्नर्स होंगे कहां भाई? ये तो कैसी होगी? सर्कुलर होगी, तो उसका कॉर्नर ही नहीं होगा। तो उसके कोर के हर पॉइंट पर कितना होगा? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। लेकिन सोलेनॉइड के कॉर्नर्स होते हैं, साइड्स होती हैं, और साइड्स पर जाकर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है? कोर के अंदर का हाफ। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ स्टफ जैसा तो है, ठीक है। तो ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड। यहां से एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है। सिंपल सी बात याद रखेंगे, जब चार्ज क्या करता है? मोशन करता है। क्वेश्चन बनता है क्या चार्ज रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों बनाता है। क्यों बनाता है? इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, लेकिन वो अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या समझिए आप, कुल मिला के ये समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है कब? जब भी एक चार्ज क्या करता है? मोशन। फिर आप कहोगे सर कंडक्टर करंट की बात क्यों करते हैं? करंट के अंदर भी तो बेटा, कंडक्टर के अंदर भी चार्जेस क्या करते हैं? मोशन करते हैं ना, दैट्स व्हाई। ओके, आगे आइए इस चैप्टर का अगला पार्ट। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको नहीं समझ आ रहा और मैंने वो टॉपिक गलती से छोड़ दिया, तो आप उस टॉपिक के बारे में हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उसकी या तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस कुल मिला के एक ही मोटिव है बेटा, कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपका है फोर्स। फोर्स लगता है भाई, फोर्स लगता है। किस पे फोर्स लगता है? कौन फोर्स लगाता है भाई? फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का है भाई, देखो जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा किसी वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा भाई? बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कितना बनाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बनाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा। और अगर ये सर्कुलर चल रहा होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r बनाएगा। सिंपल है ना, क्योंकि ये करंट और ये क्यू का आई कौन बना रहा है? क्यू बना रहा है, सही है, ठीक। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये एक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो क्या होगा? क्या होगा? सिंपल है ना, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा और ये बाहर का तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स। भाई इस पर लगना स्टार्ट हो जाता है फोर्स। क्या लगना स्टार्ट हो जाता है? फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन होती है 90 डिग्री पर। कितने पर?
किसका 90 डिग्री, इसका वेलोसिटी का, और किसका, इस v वेक्टर का। अब वेलोसिटी किधर है, इधर, v वेक्टर किधर है, अंदर, यानी ये इस टाइप का सेंस बनना है, ये इस टाइप का सेंस बनना है। वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इन दोनों पर भी 90 डिग्री, इन पर 90 डिग्री लगेगी तो किधर जाएगा, नीचे। तो या तो ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर फोर्स लगना है किसके, v और v के, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन 90 डिग्री, याद रखना कैसी, 90 डिग्री। और जो भी फोर्स मोशन के 90 डिग्री पे लगता है बेटा, तो बेटा मोशन के 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स उसको क्या कर देता है, सर्कुलर घुमाता है। वजह आपको पता है सर्कुलर कंडक्टर पर रेडियस तरफ हर तरफ क्या होता है 90, और सेंटर पर लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले बताओ फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। और इसका आपको वेक्टर फॉर्म की बात करें तो एफ वेक्टर क्या हो जाता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। और आपको ध्यान से दिख रहा है, क्रॉस का मतलब होता है इन दोनों पर परपेंडिकुलर जाएगा, एन कैप, ठीक है। और एफ तो यही डायरेक्शन, तो एफ की डायरेक्शन दोनों की परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर फोर्स को कैसा घुमा देता है, सर्कुलर पाथ में घुमा देता है। कैसे पाथ में घुमाता है बेटा, सर्कुलर। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी, फोर्स कितना लगना है, तो आप समझ जाओगे क्यू बी वी साइन थीटा लगना है। अच्छा, फोर्स लगेगा किधर, इसके लिए आपको पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। फोर्स एफ फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चिल्ड्रन, क्या फादर मदर चिल्ड्रन, ये तो आपने पढ़ा होगा, फादर मदर चिल्ड्रन। तो सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर करंट, मदर एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और एफ फॉर फादर, एफ फॉर क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है। तो आज लगाइए, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, करंट का मतलब भी होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आपका करंट किधर हो जाएगा, इधर। मैग्नेटिक कहां है, अंदर, फोर्स किधर लग जा रहा है, ऊपर। अगर ये फोर्स ऊपर लगेगा तो हर बार इसको 90 डिग्री में ढकेलता जाएगा, तो ये ऐसे करके क्या हो जाएगा बेटा, घूमने लगेगा। तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो वो क्या करने लगता है बेटा, सर्कुलर मोशन करने लगता है। क्या करने लगता है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स है ये इसकी एनर्जी में, चाहे फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे फिर वो पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी चेंज नहीं लाएगा। क्या समझ में आया, जैसे आपको क्या लग रहा है भाई, किसी ने फोर्स लगाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करके इसको घुमा रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया कि क्या करता है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपके चार्ज के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, चेंज नहीं करता है, नन ऑफ द अबव। तो आप क्या कहेंगे, चेंज नहीं करता, क्योंकि ये वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उसको रिवॉल्व करवाता है, यानी घुमाने में, डायरेक्शन चेंज कराने में हेल्प करता है। समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो क्या आप समझे, आप ये समझे इसको गोल गोल घुमाएगा, लेकिन जब गोल गोल घुमाएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही गोल गोल घुमाए तो आपको मालूम है किसी रेडियस पे घूमेगा, रेडियस घूमेगा तो घूमने में कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो आप ये समझिए इसको घुमाने वाला फोर्स है कौन, सेंटर पर लगने वाला फोर्स, और सेंटर पर लग कितना रहा है, क्यू बी वी साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहा है फोर्स, v इधर जा रहा है और b का है अंदर, इधर 90 डिग्री पर है कौन, b वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर 90 डिग्री पर है ना, साइन 91 हो जाएगा, तो qb भी लग रहा है। तो qb आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है, mv स्क्वायर अपॉन r, एक b से एक b कैंसिल, तो r का फॉर्मूला हो जाएगा mv अपॉन qb। याद रखेंगे आप, किस रेडियस पे घूमेगा, mv अपॉन qb पे घूमेगा, mv अपॉन qb पे घूमेगा, ठीक है। और अगर मैं कहूं इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 2 पाई r, और वेलोसिटी कितनी है, v, तो 2 पाई अपॉन v, r कितना है, r आपको दे रखा है mv अपॉन qb, अभी भी आपने निकाला, v से भी कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 पाई m अपॉन, ये t का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 हो जाएगा qb अपॉन, क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आपको बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। क्या भाई, यहाँ देखो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। दैट मींस अगर उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती है तो उसके घूमने का सर्कल भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यहाँ समझिए, टाइम पीरियड में देखिए, टाइम पीरियड में कहीं भी वेलोसिटी का कोई जिक्र है नहीं, यानी भले उसकी स्पीड बढ़े या उसकी स्पीड कम हो, लेकिन उससे उसके घूमने की टाइमिंग पर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी वो जितने टाइम में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है उतने टाइम में राउंड कंप्लीट, क्योंकि जब छोटा सर्कल होगा तो धीरे चल रहा होगा, जब बड़ा सर्कल होगा तेज चल रहा होगा, तो उसको एक राउंड लगाने में टाइम कैसा लग रहा होगा बेटा, टाइम उसको बराबर ही लग रहा होगा।
तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये सर्कुलर पाथ पर घूमेगा अगर वो किसमें चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा। समझ आ गई होगी आपकी ये बात बेटा, ठीक है। तो ये आपका था कि अगर एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो क्या होता है। लेकिन एक चीज है ध्यान से, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था और चार्ज इधर जा रहा था तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, ध्यान सोचिएगा, और अगर आपका वेलोसिटी इधर हो, ठीक, कितना एंगल बना रहा हो, थीटा। आपको पता फोर्स कितना लगेगा, क्यू बी बी साइन थीटा। फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, आएगी भी नहीं, क्यू बी बी साइन थीटा होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसको गोल कौन घुमाएगा, वी घुमाएगी ना, सिर्फ वही वेलोसिटी घुमाती है, वही वेलोसिटी घुमाती है जो उस पर 90 डिग्री पर होती है। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये हो जाएगा क्या, वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, वी साइन थीटा, ठीक। तो देखो बेटा, ये जो वी साइन थीटा है उसको कैसा घुमाएगा, गोल गोल, चार्ज को कैसा घुमा रहा होगा, ये आपका चार्ज, ये चार्ज को गोल गोल घुमाएगा। लेकिन वी कॉस थीटा क्या, शांत बैठेगा, वी कॉस थीटा इसको कहां लेके जाएगा, आगे, इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। नहीं समझे आप, भाई इसमें जो वी साइन थीटा है उसको क्या करवा रहा होगा, इवोल्यूशन करवा रहा होगा एक जगह पर। अगर ये वी कॉस थीटा 0 होता तो एक ही जगह पर क्या कर रहा होता, सर्कल लगा रहा होता। लेकिन वी कॉस थीटा क्योंकि है तो वी साइन थीटा घुमा रहा होगा और वी कॉस थीटा उसको आगे लेके जाता, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो वो एक हेलिकल पाथ पर क्या करेगा, मोशन करेगा। तो हेलिकल पाथ कब बनता है बेटा, जब वो एक एंगल बनाता है, और एंगल बनाता है तो वो एक हेलिकल पाथ ट्रेस करता है। ओके, तो आप ये बात समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कोई समझने मतलब टिपिकल बात कोई है नहीं। आपको अगर ये नहीं समझा तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिएगा और यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए चार्ज पे कितना फोर्स, देखिए अगर एक करंट का एक कंडक्टर है आई और ये किसमें रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड रखा, भाई इसमें ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों मैग्नेटिक एक दूसरे क्या लगाएंगे, फोर्स। दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आई वी एल साइन थीटा। याद रखिएगा आप, कितना करेगा, आई बी एल साइन थीटा। आई वायर के अंदर का करंट, बी बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वायर की लेंथ, और साइन थीटा एंगल। और इस केस में अभी दिख रहा है करंट लेंथ इधर है और लेंथ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, एंगल कितना बनना है, आई बी एल साइन थीटा। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, सेम, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, करंट का अंदर ऊपर, मैग्नेटिक का अंदर, ठीक किधर जाएगा, इधर जाएगा। कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ठीक। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। चलिए समझ आ गई होगी आपकी बात, सिंपल है ना। अभी भी तो आपने सीखा ही था कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसको रख भी किसमें दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि उसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, उसको तो फोर्स लगाना ही लगाना, वो तो मानेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दो वायर रख दूं, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर ये है आई, एक वायर ये है टू, I1 I2, तो क्या ये दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, दो पीसी बात लगाएंगे, बजाय ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। सिंपल, कैसे, इसका यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस वाली डी है, क्या है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी तो निकलवाया था म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ये तो होगा V1 का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इसमें करंट कितना चल रहा है, I2, तो फोर्स कितना लगेगा, अभी भी निकलवाया I बी एल साइन थीटा। तो I कितना हो जाएगा, I को I2 है ही, इसमें I2 चल रहा है, B कितना बन रहा है, B बन रहा है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, और L कितना है, L तो L है ही, और साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक अंदर जाएगा, मैग्नेटिक अंदर जाएगा और ये ऊपर जा रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90। तो फॉर्मूला क्या बनना है फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला बनना है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। अगर L का डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, क्या
वी नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, यानी कि अगर दो वायर है, दोनों वायर में करंट है और उनके बीच में डिस्टेंस है, तो वो एक दूसरे को फोर्स कराएंगे। रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान से एक चीज समझ लेना, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट कहाँ लग रहा है, ऊपर, फोर्स किधर लगेगा, इधर, और यहाँ इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे तो इसका बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, करंट का ऊपर, थंब किधर आ रहा है, इधर, तो ये रिपेल अट्रैक्ट करेंगे, देखो अट्रैक्ट करें, एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी दूसरी तरफ, तो ये एक दूसरे को खींचते हैं कब, जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे एक दूसरे को, रिपेल, आप तुरंत फ्लेमिंग एक्सेप्टेंस रूल लगाइएगा और चेक करिएगा, चेक हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये दोनों दो करंट कैरी कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से डेफिनेशन निकलती है किसकी, करंट की, याद रखिएगा 1 एम्पियर की, इसकी 1 एम्पियर की, और 1 एम्पियर क्या होता है, वो 1 एम्पियर वो करंट होता है जो करंट ना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कब, जब वायर की लेंथ बराबर हो, 1 यूनिट की हो, डिस्टेंस के बीच में 1 यूनिट की हो, तो उनमें जब 1 एम्पियर करंट जाता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, 2 × 10⁻⁷ कहां पर, एयर और वैक्यूम में, ओके, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगता है 1 एम्पियर करंट पर, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में लगता है फोर्स, ठीक है, तो हमने एक जुगाड़ किया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इधर लिया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इधर लिया, ये इधर लिया, दोनों कर दिया ज्वाइंट, और हमने इसको रख किसमें दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें रख दिया, क्यों रख दिया, तो आपको पता है इस पर ही फोर्स लगना है, इस पर लगना, क्योंकि हमने इनको जोड़ दिया है, तो ये अपोजिट फोर्स आएगा, इसमें फोर्स कितना लगेगा, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर की तरफ, किधर लगेगा, अंदर की तरफ, इस पे किधर लगेगा, बाहर की तरफ, इसमें बाहर लगेगा, इस पे अंदर लगेगा, तो आपको पता है ये क्या करना स्टार्ट करेगा, रोटेट, इस पे लगेगा टॉर्क, क्या लगेगा गाइस, टॉर्क। तो आपको गणित तो लगाने नहीं, डेरिवेशन तो आने नहीं, सिंपल सा याद रखेंगे क्या, जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो दो अपोजिट करंट्स होते हैं, तो अपोजिट फोर्स लगते हैं, और जब दो अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वहां पर टॉर्क बनता है, क्या बनता है, टॉर्क, वहां टॉर्क बन जाता है NIAB sin थीटा। मेरे बच्चों ने कुछ ऐसे पढ़ा था इसको, NIB निब्बा sin थीटा, निब्बा sin थीटा, ठीक है। और आपको याद कैसे रहेगा, भैया मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर करंट है, ए एरिया होगा कॉइल का है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जरूरी थोड़ा एक ही टर्न की कॉइल हो, और भी तो सिंपल सा क्या समझिए आप कि अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये इसमें करंट एक तरफ जा रहा है, उसमें दूसरी तरफ जा रहा है, जो दो का अपोजिट करंट हो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक इधर लगाएगा एक इधर लगाएगा, तो क्या बनेगा, कपल बनेगा, कपल हमेशा क्या करता है, रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो टॉर्क लग रहा है कितना है, NIBA sin थीटा, समझ गए हो गए आप ये बात, ठीक है। इसी के बाद टॉर्क बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, NIBA sin थीटा, मैक्सिमम को होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ए क्या है, वेक्टर, थीटा किसके बीच का एंगल था, बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल था, याद रखिएगा आपकी बात, ठीक। अगला आपका है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से अगर आपसे कहूं तो ये क्या है, ये क्या एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन है टॉर्क का। हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं और उस कॉइल के वायर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक, और इसको ले जाकर सर्किट से जोड़ देते हैं। ये कौन सा सर्किट है, ये वो सर्किट है जिसमें आप करंट डिटेक्ट करना चाहते हो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, अगर इसमें करंट होगा, करंट कहां गुजरेगा, इस कॉइल से गुजरेगा, ठीक। अगर करंट से कॉइल गुजरा तो हमने इसको कहां रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है कॉइल, इसमें क्या चल रहा है, करंट। तो करंट कैरिंग कॉइल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो ऑब्वियस पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क, उस टॉर्क की वजह से ही घूमेगा। अच्छा, हम इस पे क्या सेट कर देंगे, एक नीडल, क्या सेट कर देंगे, नीडल, और इसमें जब एक नीडल सेट करेंगे तो वो नीडल जैसे ही कॉइल घूमेगी तो नीडल की क्या होगी, घूमेगी। अच्छा, होगा क्या, अगर इसमें करंट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर करंट नहीं होगा तो यहाँ भी करंट नहीं होगा, यहाँ करंट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो घूमेगी नहीं कॉइल, कॉइल नहीं घूमेगी तो नीडल भी नहीं घूमेगी। अच्छा, एक चीज और, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इसमें करंट क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा तो कॉइल ऐसी घूमेगी, ऐसी घूमेगी तो नीडल इधर जाएगी, और अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, तो नीडल करंट, नीडल जो आपकी कॉइल हो ऐसी नहीं ऐसी घूमेगी, और कॉइल अगर ऐसी घूमेगी तो नीडल भी ऐसी घूमेगी। यानी कुल मिलाकर हमें डिटेक्शन मिल जाता है करंट का, किससे, इस टॉर्क की हेल्प से। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि जब भी ये करंट कैरिंग कॉइल
या कंडक्टर किसमें रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है, कॉइल रखी जाती है, तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। वो टॉर्क उस कॉइल को क्या करने की कोशिश करता है, रोटेट कराने की कोशिश करता है। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें करना क्या है, सुनो, जैसे फर्ज करो ये कॉइल रोटेट हुई, तो करंट था, इससे ये कॉइल रोटेट होगी। अगर ये कॉइल रोटेट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, नीडल एक तरफ झुक जाएगी, तो वो एक तरफ झुकी रहेगी। इसलिए हम यहाँ पर इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करती है ये समझिए, जब ये इधर घूमेगी तो स्प्रिंग टाइट होगी, ये वही वाली स्प्रिंग है जो टाइट होती जाएगी, और फिर आप छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगी, ठीक है। जब ये कॉइल घूमेगी, स्प्रिंग टाइट होगी, और जब ये स्प्रिंग टाइट होगी तो टाइट होने के बाद ये फिर जैसे ही फोर्स लगना बराबर हो जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस में करंट कितना चल रहा है, आई करंट चल रहा है, तो टॉर्क कितना आएगा, एन आई ए बी, और आगे क्या आएगा, साइन थीटा। अच्छा, क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर बना रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, क्योंकि आप तो ये चाहोगे ना कि कम से कम करंट हो, तब भी जब भी हमारे गैल्वेनोमीटर क्या दे, रोटेशन दे, तो आपके पास टॉर्क ज्यादा से ज्यादा कब हो सकता है, जो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो सकते हैं, करंट ज्यादा हो सकता है, एरिया ज्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, और कौन ज्यादा हो, साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू कितना ज्यादा, 90 डिग्री। तो इसके लिए आप बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा को देख लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा का एक रास्ता करते हैं, क्या, बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90। उसको डिसाइड करते हैं। उसको कैसे डिसाइड करते हैं आप ये समझिए, हम बनाते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाते हैं, कैसा, ऐसा, ये नॉर्थ कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, साउथ। ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। होता क्या है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाता है, साउथ में, तो यहां से ऐसे जाएगा, हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, आपको पता है सिलेंडर होता है, और सिलेंडर पे लिपटी होती है कॉइल। जैसे कॉइल ऐसे लिपटी है, ठीक है, तो अगर कॉइल ऐसी लिपटी है तो आपको पता है अभी मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी तो है, ये इस तरफ होगा, ये रहा। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 90। अब एक कॉइल, आप समझ रहे हो कॉइल कैसे, ऐसा होता है, हम एक सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर पे कॉइल लपेट देते हैं ऐसे, और सिलेंडर को इसके अंदर डालते हैं। वजह ये कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए, ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कब होता है, एयर या वैक्यूम में नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है सॉफ्ट आयरन में। तो इस सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लेते हैं, उस पर क्या कर देते हैं, वायर लपेट देते हैं। सॉफ्ट आयरन से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ओके। तो इस सॉफ्ट आयरन वाले सिलेंडर को जो बनाया उसके अंदर से घुसेड़ दिया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, क्योंकि ये कॉइल ऐसी होगी, ऐसी, ये कॉइल अंदर कैसी होगी, ऐसी, इसका ये एरिया होगा, तो एरिया पर ये एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर ये रहा, ये क्या है, एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन सा ले रखा हमने, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर। अच्छा, जब कॉइल ऐसी होगी तो एरिया वेक्टर इधर होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा ले रखा होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ले रखा होगा। तो हर एरिया वेक्टर के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा जिसके लिए एंगल कितना होगा, 90। यानी हम इसको हमेशा के लिए क्या मान लेंगे, यू आर 90, तो इसको छोड़ देंगे। टॉर्क कितना लगा होगा, टॉर्क लगा होगा एन आई ए बी। कहां गया साइन थीटा, साइन थीटा गया है कहां, साइन थीटा गया है 90 डिग्री में, रेडियल मैग्नेटिक। अब आपको सर मैं ड्राइव क्यों कर, ड्राइव नहीं करवा रहा हूं मैं, ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कितना हो जाता है, 90। अच्छा, जब ये टॉर्क लगेगा तो आपको पता है यहाँ की स्प्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट होती चली जाएगी। स्प्रिंग भी क्या बनाएगी, स्प्रिंग में भी, क्योंकि ये एंगुलर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में क्या बनता जाएगा, टॉर्क। वो टॉर्क कितना बनेगा, डायरेक्टली प्रूव होगा किसके, जितना एंगल ये घूमेगा थीटा के, और माइनस में, क्योंकि अपोज करेगा, यहां से हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के थीटा माइनस का, और यहाँ इसके को कहते हैं टॉर्जन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, और टॉर्जन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग पर। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, जैसे जैसे आप टॉर्क को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, तो ये वाला टॉर्क भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क क्या हो जाएंगे, इक्वल। तब आपकी नीडल जैसे यहाँ से इधर जा रही है तो टॉर्क बढ़ रहा है, और इधर जा रही है, स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग का टॉर्क क्या करता जाएगा, बैलेंस करता जाएगा। किसको, इस वाले स्प्रिंग का टॉर्क जो है वो इस वाले टॉर्क को बैलेंस करने को। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आपका टॉर्क काउंटर टॉर्क कितना हो जाएगा, इक्वल, और तब आपकी मेजरमेंट आ जाएगी, यानी आपका एन आई ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, के थीटा की। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आई ए बी अपॉन के। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, थीटा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट आता चला जाएगा उतना ज्यादा वो क्या दिखा देगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। सिंपल है। तो ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इस गैल्वेनोमीटर से हम क्या क्या, गैल्वेनोमीटर होना क्या चाहिए, सेंसिटिव। एक गैल्वेनोमीटर कब सेंसिटिव होगा,
ओके बेटा, तो ये आपका क्या था, आपका ये गैल्वेनोमीटर। ओके, अब गैल्वेनोमीटर के दो टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर में आपका एक आपका है सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर आपका एज अ एमीटर भी यूज होता है और एज अ वोल्टमीटर भी यूज होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपका एज अ एमीटर भी यूज होता है, एज अ वोल्टमीटर भी यूज होता है। ओके, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, एज अ वोल्टमीटर। और अगर एक एमीटर और एक वोल्टमीटर की तरह तो इसकी सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट। तो सेंसिटिविटी बेस्ट कब होगी, आपको सुबह ही बताया था। गैल्वेनोमीटर करता है क्या, डिफ्लेक्शन दिखाता है, क्या दिखाता है, समझने की कोशिश करना है। गैल्वेनोमीटर दिखाता है डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा, डिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, मोर, बट करंट कैसा हो, इवन करंट इज वेरी लेस। आप समझ रहे हैं, मतलब करंट की अमाउंट बहुत कम है, स्टिल उसका डिफ्लेक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा है। इसको हम कहेंगे कि सेंसिटिव ज्यादा है। दैट मींस हम कहेंगे कि अगर यूनिट करंट देने पर इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, आई करंट देने पर डिफ्लेक्शन, यूनिट करंट देने पर कितना आएगा, थीटा अपॉन आई, ये आपकी क्या हो जाएगी, आई एस, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। और यहां से आ जाएगी वी वोल्टेज देने पर इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो यूनिट वोल्टेज देने पर कितना आएगा, थीटा, ये हो जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आपकी सेंसिटिविटी यूज हो गई, तो ठीक है। अब अमीटर कैसे यूज होगा, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर कैसे यूज होगा, ये दो पॉइंट वाली बात है। तो अमीटर का आपको मालूम, एक दो बात याद रखिएगा, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो, और वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई। तो आप एक चीज समझ लीजिए, क्या अमीटर का रेजिस्टेंस अगर लो है तो इसका रेजिस्टेंस लो करने के लिए आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई लो रेजिस्टेंस कम करना, रेजिस्टेंस कम करना पैरेलल में पॉसिबल होता है, तो हम किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और पैरेलल के रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, शंट, ध्यान समझिएगा, ठीक, कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। वोल्ट रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए, वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को बेटा हाई करने के लिए हम किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सीरीज में आर जोड़ेंगे, ठीक। हमें रेजिस्टेंस हाई करना है तो सीरीज में जोड़ेंगे आर, लो करना है तो सीरीज में, पैरेलल में जोड़ेंगे आर। पैरेलल में जोड़ने वाले को शंट कहते हैं। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो। छोटा रेजिस्टेंस जब किसी के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है, और इसके सीरीज में क्या जोड़ेंगे, कैसा, लार्ज आर जोड़ेंगे, बस। और इससे आपका ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमीटर और वोल्टमीटर में। तो ये आपका ये चैप्टर था, चैप्टर आपका 4, जिसमें आपने दो पार्ट पढ़े। एक पार्ट पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, डायरेक्शन का याद रखना आप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बहुत बढ़िया फंडा है कि आप सिर्फ क्या करिए, करंट की डायरेक्शन में थंब रखिए और राइट हैंड रूल से घुमा दीजिए। और अगर आप फंसते हो तो इतना याद रखिएगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है। आप इसको यूज करिए, आप आसानी से बता पाओगे डायरेक्शन किधर है। मैं अभी लास्ट टाइम मैं आपको इसलिए इतना नहीं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाओ। बाकी आप लेफ्ट हैंड रूल समझ गए, फ्लेमिंग्स का फादर मदर चिल्ड्रन, ओके। तो ये सारी के सारी जितनी भी इक्वालिटीज है, ठीक है, ये सारी 4 चैप्टर की थी। इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है, 5th चैप्टर, ओके। 5th चैप्टर में हम देखते हैं, इस चैप्टर में जहां तक है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, और जो पॉइंट छूट गए होंगे शायद अगर मुझे याद नहीं है और आपको याद आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। 5th चैप्टर आपका है मैग्नेटिज्म, ओके। मैग्नेटिज्म में आपका मोस्टली सिलेबस कर दिया है, लेकिन हम क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो इसका वही सिलेबस कवर करेंगे जो उसमें है। सबसे पहले है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। भाई टॉपिक क्या है, बात की बात है, मैटर ये करता है कि हो क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो कुछ भी नहीं है, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है। कितनी रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा है, r रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा है। और उसका चार्ज कितना है, और मास कितना है, m। दिक्कत ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन में घूम रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है कितना, e। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो क्या बनाएगा, इस पे करंट बनाएगा कितना, I। क्या समझे आप, अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो क्या बनाएगा, करंट। करंट कितना बनाया, I। अगर I की बात की जाए तो कितना करंट बनाएगा, I इक्वल हो जाएगा Q अपॉन T। सिंपल, Q कितना दे रखा है, E, और एक राउंड पूरा लगाने में लगा हुआ टाइम कितना होगा, कैपेसिटी, और करंट कितना करंट बनाया, I इक्वल Q अपॉन T। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये सभी घूमेगा तो उसमें क्या करंट बनेगा, और करंट हो जाएगा क्या, करंट करिंग लूप बनाएगा, और करंट